अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 से एक इम्पॉर्टेंट तरीन चैप्टर का हिस्सा, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके एग्जाम में आने की उम्मीद ऑलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा रहेगी। ये पिछले सालों में भी बहुत दफ़ा आता था और अभी भी ये एक बड़ा हिस्सा है इस चैप्टर का, इसलिए बहुत ही अहम रहेगा। इस टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर्स तादाद में ज़्यादा हैं, लेकिन हम आज इसका एक हिस्सा पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। बाकी ये मजमूई तौर पर लेक्चर नंबर 14 है। तो जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये हम बताते चलते हैं कि हम थ्रू नोट्स पढ़ते हैं और नोट्स को समझते भी हैं, और ये नोट्स आपको रीडेबल फॉर्म में मिल भी जाते हैं ताकि आप खुद भी उससे तैयार कर सको। ठीक है, और सारी इसमें से जितनी भी क्विक नोट्स होंगे या इसमें क्विक क्वेश्चंस होंगे या जो बुक जगह जगह पर छोटे मोटे क्वेश्चंस करती है उसके बारे में भी बहस होती रहेगी और एक्सरसाइज भी आपको मिलती रहेगी। और इन नोट्स के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जिन्होंने पहले वाले लेक्चर मिस कर दिए हैं वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं ताकि आप चैप्टर नंबर 1 को भी अच्छी तरीके से देख सको। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं आज आपको कि हमारे पास क्वांटम नंबर के बारे में मालूमात होगी। क्वांटम नंबर में सबसे ज्यादा अहम हिस्से चंद एक हैं जिनको पढ़ना आपके लिए पहले जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर श्रोडिंगर मॉडल किस तरह से काम करता है और इसका 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन सिस्टम किस तरह से ब्रीफ किया जाएगा, ठीक है, थ्रू द डिफरेंट क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यानी पहले क्वांटम नंबर को तफसील से पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद यहां पर कुछ चीजें हैं जैसे कि शेल क्या है, सब शेल क्या है। इसी तरीके से हम जिक्र करेंगे कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या हैं, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट मालूमात हैं डिड यू नो, इसको भी सॉल्व करेंगे और लास्ट तक चलते चले जाएंगे और चौथा क्वांटम नंबर भी पढ़ेंगे जिसमें हमें मुख्तलिफ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये स्पिन करते हैं, और फिर बिल आखिर हम इनकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शंस हैं उनको देखेंगे, और लास्ट में जो बुक ने हमसे क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर भी करेंगे। तो ये था जी आपके पास सारे के सारे नोट्स जो मैंने आपको अभी अभी दिखाए हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि आज का टॉपिक काफी लंबा है, लेकिन ये एक्चुअली आएगा भी ऐसे ही, मतलब पूरा क्वेश्चन शायद ही आए, इसके कुछ पार्ट्स पूछे जाएंगे। 4 क्वांटम नंबर हैं कुल, जिनमें से हो सकता है कि 1, 2 या 3 पूछ लिए जाएं। ये डिपेंड करेगा कि देखें कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है जी। तो इन सारे सिलेबस को समझने के लिए हमारे पास चंद एक इम्पॉर्टेंट अलिफ बे पे है। मतलब ये समझ लें कि इस टॉपिक में चंद ऐसे अल्फाज हैं जो कि की वर्ड्स हैं, अगर आप उनको सीख लें तो आप सारे टॉपिक को बआसानी सीख जाएंगे। तो पहले मैं डायरेक्टली अपने बुक की तरफ जाने की बजाय कुछ आपको वही इंपॉर्टेंट कीवर्ड सिखाऊंगा और उनका मतलब बताऊंगा आसान अल्फाज में, और फिर हम बुक की तरफ जाएंगे ताकि आपके लिए समझना इंतहाई आसान हो जाए। तो समझते हैं अपने चंद अल्फाजों को। हमारी बुक में सबसे पहले जिक्र हुआ है बोहर मॉडल का। ठीक है, यूज्ड ओनली वन क्वांटम नंबर, जो एक क्वांटम नंबर यूज करता था और वो जो उसका एटॉमिक मॉडल था वैसे दिखता था। मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी जरा बात शुरू करने के लिए आपको बता रहा हूं कि ये इस तरह दिखता था। यानी इसका मतलब ये है कि अब तक आपने एटम के बारे में जो तस्वीर देखी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट है वो कुछ ऐसा ही है कि हमें एटम ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे उनके दरमियान में न्यूक्लियस है और इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये मॉडल बोहर का था। ये मॉडल कुछ इस तरह से था कि आप यूं समझ लो कि जो आपको यहाँ पर दिखाए गई है ना, ये 1, 2, 3 जिनको आप शेल बोलते हो, इन शेल को आप समझ लो कि ये चूड़ियां हैं। छोटी चूड़ी उसके ऊपर रखी हुई है, बड़ी चूड़ी, और फिर सबसे आखिर में रखी है तीसरी और सबसे बड़ी चूड़ी बैंगल, ठीक है, या कोई रिंग कह लो। तो इसका मतलब है एक रिंग, दूसरा रिंग और तीसरा रिंग बिल तरतीब एक दूसरे के अंदर पड़े हुए हैं। ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद ये है कि आपको ये नजर तो आ रहा है हाथ, ठीक है, जिसमें समझ ले एक चूड़ी, दो चूड़ी, तीसरी चूड़ी या रिंग्स हैं, लेकिन जब आप इसे ऐसे घुमाओगे ऐसे करके, तो ऐसे घुमाने पर आपको वो तीन नजर नहीं आएंगे बल्कि एक सीधी लकीर नजर आएगी। इस तरह के मॉडल को फ्लैट मॉडल कहते हैं।
तो यही मॉडल मैं बताना चाह रहा हूं कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो फ्लैट मॉडल था। इसके अलावा भी कई किस्म के मॉडल हैं, लेकिन जो हमारी बुक में है हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात ये कि ये फ्लैट मॉडल कितना हद तक दुरुस्त था, इसमें क्या बातें थी, ये फिलहाल हम बोहर के बारे में पढ़ते हुए ही पढ़ेंगे। लेकिन अब आपको समझ में आया कि एटम का एक फ्लैट मॉडल है, ठीक है, और वो ऐसा ही है जैसे आपको हमेशा से दिखाया गया। और उसके अंदर जो बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इसमें शेल होते हैं, यानी पहले शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 4 ये क्या है, यही क्वांटम नंबर है। ये 1 2 3 4 कहकर ही हमें समझ में आ जाती है। यानी अगर हम बोहर के मुताबिक ये कहें कि इलेक्ट्रॉन 2 नंबर में है तो आप फौरन समझ जाएंगे कि दूसरे शेल की बात हो रही है। ठीक है, तो यही वो क्वांटम नंबर था जो यहाँ लिखा गया है कि ओनली 1 क्वांटम नंबर काफी था इस बोहर के मॉडल को समझाने के लिए, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस नंबर का नाम था। इसको n से हम शो करते हैं। तो ये है एक बिल्कुल लोअर लेवल की बात, यानी कि हम अभी स्टार्ट ले रहे हैं। ये आपने 9th 10th या उससे पिछली क्लासेस में भी इस तरह से समझा था। लेकिन अब हम चलते हैं एक और मॉडल की तरफ जिसको हम कहेंगे कि ये श्रोडिंगर मॉडल है। इस मॉडल ने क्या किया, एटम को कॉम्प्लेक्स कर दिया, और कॉम्प्लेक्सिटी के पैदा करने के बाद अब एटम में शेल नहीं रहे बल्कि उसके अंदर सब शेल भी आने लगे, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी आने लगा, और ऑर्बिटल की शेप भी डिस्कस होने लगी। ठीक है, तो ये जो आपके पास श्रोडिंगर मॉडल था, इसके लिए 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन बिहेवियर एक्सप्रेस हुआ और 3 क्वांटम नंबर जरूरी हो गए पढ़ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 1 क्वांटम नंबर जरूरी था, अब 3 क्वांटम नंबर जरूरी हैं। ठीक है, और इसके बाद एक क्वांटम नंबर और भी है। तो ये दो मॉडल के दरमियान थोड़ा सा समझ लें कि एक हमने कंपैरिजन किया जो हमारी बुक ने भी किया है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सा इन दोनों के दरमियान एक और फर्क करते हैं। वो ये कि ये जो आपके पास श्रोडिंगर मॉडल है, ये अपने तीनों क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से किसी एटम के साइज, शेप और ओरिएंटेशन के बारे में बता सकता है। जबकि जो बोहर का मॉडल था, बोहर का मॉडल हमें क्या देता था, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड एनर्जी, यानी साइज और एनर्जी के दरमियान जो बात होती थी वो बोहर में काफी थी, यानी इतना ही काफी था एटम को समझना। लेकिन इसके बाद जब शेप्स का कॉन्सेप्ट आया तो फिर वहां पर ये मॉडल फेल होता है और कोई और मॉडल जैसे कि हमारी बुक में श्रोडिंगर मॉडल है वो काम करता है। तो अब इन दोनों के दरमियान जो ट्रांजिशन है और जो अल्फाजों के बारे में अहम हिस्से हैं और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अब देता हूं। सबसे पहले हम एक बेसिक टर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शेल। अब आप सब लोगों को पता है कि ये जो एटम का ये गोल रिंग होता है, यानी वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, उसको शेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आसान बात है, लेकिन इसके साथ हम कुछ और टर्म भी जोड़ते हैं। कुछ चीजें मैं आपको खुद बताऊंगा अपनी तरफ से, जो बुक उस तरह नहीं लिखेगी, लेकिन आपको मेरी तरह समझकर, यानी मैं जो समझाऊंगा वो बुक का पढ़ना आसान हो जाएगा और ज्यादा कंसेप्चुअल हो जाएंगे। तो आप शेल का एक नाम रख लो। शेल का एक नाम और भी है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो ये ऑर्बिट का वर्ड बुक कम इस्तेमाल करती है, तकरीबन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी जगह पे शेल मिलेगा। फिर मैं ऑर्बिट क्यों बता रहा हूं, इसकी वजह यह है कि ऑर्बिट से एक मिलती जुलती टर्म आपको नजर आएगी, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। अब जो ऑर्बिटल टर्म है वो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच में, या आसान कहूं कि हमारे पास एक समझ लीजिए फिजिक्स है जो कि केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है, आप इसे फिजिकल केमिस्ट्री कह लो। इस फिजिकल केमिस्ट्री में जो एटम से ताल्लुक रखने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम एज अ क्वांटम मैकेनिकल या क्वांटम अप्रोच पर पढ़ते हैं। तो जो वो अप्रोच है वो शेल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करती है, वो ऑर्बिट या ऑर्बिटल का वर्ड इस्तेमाल करती है। तो जो ऑर्बिटल के अल्फाज हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑर्बिटल को मैं एक नाम और देता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। ये आपके पास शेल है, अगर हम कहते हैं कि ये आपके पास शेल नंबर 1 है, यहाँ आपके पास शेल नंबर 2 है, इसी तरह शेल नंबर 3 है और शेल नंबर 4 है, यानी ऑर्बिट भी कह सकते हैं 1 2 3 4 है। लेकिन यहां तक तो जैसे मैंने आपको वही बताया कि बोहर का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था। लेकिन अगर हम इन शेल्स को खोलकर देखें, आप कहोगे सर एटम खुलता नहीं है, एटम दिखता नहीं है, फिर शेल में कैसे चले गए हम? अच्छा, इसका जवाब मैंने आपको थोड़ा पिछले वाले टॉपिक में भी दिया था कि हम एटम को नहीं देख सकते, हम एटम का स्पेक्ट्रम देख सकते हैं।
तो एटम का स्पेक्ट्रम किस तरह से समझ में आता है? अब सपोज करो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो दूसरे शेल के अंदर है, नजर आ रहा है आपको? ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल पर, और फिर उसके बाद इससे क्या होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। अब एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद जब डी एक्साइटेशन होगी और यही वाला इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा कहां पर, अपने पुराने या कह लो लोअर एनर्जी लेवल पर, तो एनर्जी को खारिज करेगा। इस तरीके से हमें जो एनर्जी मिलती है उसको एज अ स्पेक्ट्रम एनर्जी कह लो या वेव कह लो, ठीक है, या आप कह लो कि इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांजिशनल एनर्जी। ट्रांजिशन कहते हैं तब्दीली को, तो तब्दील, कुछ अंदर तब्दील हो रहा है, उसकी वजह से हमें एनर्जी मिल रही है। तो ये एनर्जी हमेशा मुख्तलिफ है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में जंप करता है तो इसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होगी। अगर वो 4 से 3 में जंप करता है तो इसकी एनर्जी मुख्तलिफ होगी। तो मैं आपको समझा रहा हूं ये कहकर कि ये जो एनर्जीज निकल रही हैं इसको हम स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए से स्पेक्ट्रम बनाकर देख लेते हैं और हम बता देते हैं कि कितनी किस्म की जंप हुई है, और हमें पता लग जाता है कि एटम के अंदर कितने किस्म के शेल हैं। मतलब अगर जंप चौथे से तीसरे में हो रही है, या जंप की जगह पे लफ्ज ट्रांजिशन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, 3 से 2 में हो रही है, 2 से 1 में हो रही है, इस तरह जितनी किस्म की वो जंप्स होती हैं और उनसे हासिल होने वाली हमें वेव्स मिलती हैं, उन वेव्स की प्रॉपर्टीज बता देती है कि कितने शेल थे। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर कर बोहर ने टोटल 4 समझ लीजिए एनर्जी बताई। उन एनर्जीज को उसने कह दिया कि ये शेल्स हैं, यानी उस एनर्जी के एतबार से उसने शेल का नाम दरियाफ्त किया। अब बात यह है कि शेल उसके पास तो 4 ही थे क्योंकि उसने 4 किस्म की एनर्जीज पढ़ी थी। तो ये तो हो गया बोहर और उसके शेल से ताल्लुक रखने वाला स्पेक्ट्रम। अब इससे आगे चलते हैं और जब हम मैग्नेटिक अप्रोच पे आते हैं, जब हम समझ लें क्वांटम अप्रोच पर आते हैं तो क्या होगा, यानी हम थोड़ा सा स्टडी का लेवल बढ़ा रहे हैं। तो हमने एक बात अजीब नोट की, आप तसव्वुर करो कि वही जो यहां से वेव हमें एक दिखती थी, यानी एक वेव थी, अब जब हमने इस वेव को मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा, या आप ये समझ लो कि हमें इसको ये देखा क्या क्या ये वाकई एक ही वेव है। जैसे सपोज कीजिए इसकी वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, ऐसे रफली, तो जो 300 नैनोमीटर होगा, 301 नैनोमीटर होगा, 302 नैनोमीटर होगा, 345, यानी कि बहुत ही क्लोज होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि दो लोग एक साथ चल रहे हों और उन इतने करीब करीब हों कि जब एक साइड से उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़े तो दूसरी साइड पे हमें सिर्फ एक ही साया दिखेगा। मतलब दो लोगों का एक ही साया होगा। क्यों? एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, काफी हद तक सिमिलर हैं। लेकिन जब हम उन्हें एहतियात से देखें, लोगों को आगे पीछे करें, या कह लीजिए कि हम उस साये को बहुत एहतियात से पढ़ें डिफरेंट अप्रोचेस के अंदर, तो हमें वो साया दो दिखेंगे। ठीक है, तो यही हुआ कि इस एक साये से उसने देखा, या इस एक स्पेक्ट्रम से उसने देखा कि कई और किस्म की वेव्स भी निकल रही हैं। यानी ये एक ही वेव नजर आ रही थी पर ये थी 3 या थी 2, पर अब जब हमने स्प्लिट किया तो ये तब्दील हो गई। अब इससे क्या पता चलता है ये क्यों तब्दील हो गई, ये 3 क्यों है? तो इसका मतलब कुछ यूं है कि हम इससे अंदाजा ये लगाएंगे कि जो आपको यहां पर शेल दिख रहा है, वो शेल जो है वो एक रास्ता नहीं है इलेक्ट्रॉन का, बल्कि पॉसिबल है उसमें और रास्ते भी मौजूद हों। तो उन रास्तों का नाम हमने बदल दिया, या हमने उन रास्तों को नाम दिया कि छोटे रास्ते। यानी ये आपके पास अगर एक बड़ा रास्ता था ऑर्बिट या शेल, जैसे कि अभी हमने बोहर के मामले में देखा, तो अभी ये स्प्लिटिंग होने के बाद हमने कुछ नए रास्ते बनाए जिनका नाम रखा गया ऑर्बिटल। तो हमने ये सोचा कि जो 3 के अंदर क्या है, जो एक शेल था इसमें मजीद 3 छोटे रास्ते भी मौजूद हैं, ऑर्बिट में ऑर्बिटल हैं, और इन ऑर्बिटल का नाम रख दिया गया SPD। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे शेल में 3 मजीद रास्ते हैं। ये रास्ते कैसे हैं, SPD क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक समझ में आया कि हाँ SPD ये नाम बन गया। इसी तरीके से जब हमने एस को स्टडी किया तो एस से पता चला कि इसके अंदर एक रास्ता और है, यानी कि या यूं समझ लो पहले शेल के अंदर के जिसको बोलते हैं एक रास्ता और है। इस तरह से दूसरे शेल में 2 रास्ते हैं जिनका नाम एस और पी है, और तीसरे में जैसे मैंने अभी बताया आपको उसमें SPD है, और चौथा जो शेल है इसमें 4 रास्ते हैं जिसका नाम SPD और F है। इस तरह हमें
जो आने वाली रेडिएशन थी स्प्लिटिंग होने के बाद मजीद जो वो बना रही हैं, उनसे अंदाजा हुआ कि शेल के अंदर कुछ और भी छोटा शेल है या ऑर्बिट के अंदर कोई और छोटा ऑर्बिटल भी है। अच्छा अभी रुको, कहानियां खत्म नहीं हुई। फिर हमने ये कहा कि ये जो स्प्लिट हो जाने के बाद हमें रेडिएशन मिल रही है, क्या ये रेडिएशन एक ही है? तो बात ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा हुआ कि हमें देखने को मिला कि पी के अंदर मजीद 1, 2 और 3 स्प्लिटिंग्स हुई, या इन्हें कहते हैं फाइन लाइंस बन गई। ये हमें, जो हमने लास्ट टाइम स्पेक्ट्रम पढ़ा था, एक्चुअली ये स्पेक्ट्रम बनता आ रहा है। एक स्पेक्ट्रम को मजीद रिफाइन कर रहे हैं, फिर उसको और रिफाइन कर रहे हैं। तो स्पेक्ट्रम को रिफाइन करते करते अब ये 3 हमें क्या मिल रहा है, अब इन तीनों को भी नाम देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ पी के अंदर भी कुछ और मौजूद है। अब पी के अंदर जो मौजूद है उसका नाम हमने कुछ यूं रख दिया, क्या नाम रख दिया? मजीद छोटे रास्ते। फिलहाल मैं इसका नाम आसान करके देता हूं, दैट इज कॉल्ड पी एक्स, पी वाई और पी जी। ये जो आपके पास पी एक्स, पी वाई और पी जी हैं, ये बताएंगे आपको कि रस्तों में मजीद रास्ते हैं। तो अब यहां पे वापस आ जाओ, वो क्या कि ऑर्बिटल में भी मजीद कुछ है, तो उनका नाम हमने क्या रखा? उनका नाम हमने रखा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, ये जो ऑर्बिटल्स आए, इन्होंने मजीद कुछ और हमें बताना शुरू किया। अब हम थोड़ा तफसील से, यानी कुछ एहतियात से पढ़ते हैं कि कुछ शेल थे जिनको ऑर्बिट कहा, ऑर्बिट में क्या निकले? ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में क्या निकले? डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, इन सब के अलग अलग मीनिंग है, इनसे क्या फायदा होता है ये तो हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी आपके दिमाग में 3 नाम आ गए, ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल्स। अच्छा, बुक क्या करती है? बुक अक्सर औकात इन तीनों को एक ही जुमरे में लिख देती है। अगर बुक ने इनको डिफरेंशिएट ना करना हो तो वो इनको ऑर्बिटल ही बोलेगी, यानी वो ये बोल देगी कि आपके पास क्या है भाई? ऑर्बिटल। अब वो चाहे उसमें वो शो कर रही हो किसको? एसपीडीएफ को, चाहे वो शो कर रही हो पी एक्स, पी वाई, पी जी को, लेकिन जब डिफरेंशिएशन मुमकिन करनी हो, अलग करना, बताना हो कि नहीं ये ऑर्बिट है और इसमें मौजूद डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो वो फिर बुक वहां पर बताएगी। तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि किताब ऑर्बिट के बारे में बात कर रही है या ऑर्बिटल के बारे में बात कर रही है या डीजेनरेट ऑर्बिटल के बारे में। अक्सर औकात हमारी बुक में ऑर्बिटल का वर्ड ज्यादा आएगा और डीजेनरेट ऑर्बिटल का वर्ड कम आएगा, और ऑर्बिट का वर्ड ना होने के बराबर आएगा, बल्कि ऑर्बिट की जगह शेल का लफ्ज इस्तेमाल होगा। तो मैं थोड़ा सा दोबारा से आपको समझाता हूं कि ये पैरेलल मीनिंग कैसे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने यूं समझना है कि जो आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है शेल का, उस शेल को बदल दिया गया है ऑर्बिट के साथ, जो कि लफ्ज कभी कभी इस्तेमाल होगा। और शेल में मजीद छोटे रास्ते हैं, उनका नाम आपने पढ़ा हुआ है अपनी लास्ट छोटी क्लासेस में, सबशेल। और उस सबशेल की जगह पे एक और नाम इस्तेमाल होगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑर्बिटल को डिफाइन करो, तो ऑर्बिटल को डिफाइन किया जाएगा नोट्स में भी, किताब के एतबार से, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात कर देता हूं कि इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है, द स्पेस इन एन एटम where the probability of finding of electron is maximum is called orbital। यानी वो जगह एटम में जहां इलेक्ट्रॉन के रहने का इम्कान मैक्सिमम हो, वो ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, फिर इसके अंदर ऑर्बिटल के बाद एक और भी लफ्ज आया, दैट इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब आपने ऑर्बिट, ऑर्बिटल और डीजेनरेट ऑर्बिटल के बारे में बात की, इसके साथ के शेल के हिसाब से कुछ नहीं है, यानी वो शेल का कॉन्सेप्ट तो एक्चुअली ज्यादातर शेल के साथ ही था, उसके अलावा सब शेल भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तो बहरहाल ये 3 अल्फाज आपको आज नए मिले हैं, अगर आपको पहले नहीं आते थे। कौन कौन से? ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है जी, तो ये अल्फाज आपके दिमाग में आए, और ये भी पता चला कि जो स्पेक्ट्रल सीरीज की या स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग है, यानी एटम से आने वाले वेव्स की जो फर्दर स्प्लिटिंग या अलहदगी है, वो इस बात की तरफ एविडेंस है कि वाकई में एक शेल के अंदर या ऑर्बिट में ऑर्बिटल हो सकते हैं, और ऑर्बिटल में डीजेनरेट ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वाला एक अहम कॉन्सेप्ट था। इसके बाद चलो आगे, और वो ये है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे आपका पता चाहिए, तो और मैंने आपको एक लेटर पोस्ट करना है, तो वो लेटर किस तरीके से आप तक पहुंचेगा, आपका एड्रेस किस तरह का होना चाहिए? तो मैं आपसे कहता हूं कि आपका एड्रेस कुछ यूं होना चाहिए कि जैसे आप लिखो सिटी, यानी आप अपने सिटी का नेम लिखोगे, फिर आप अपने मोहल्ले का या टाउन है या कोई भी आपके पास कोई ब्लॉक है,
तो आप वो लिखोगे। फिलहाल मैं लिख देता हूं कि भाई मोहल्ला कौन सा है, उस टाउन में, मोहल्ला में या ब्लॉक में घर होंगे, तो आप अपने घर का एक नंबर लिखोगे, हाउस, ठीक है। और फिर उसके बाद आखिर में आप अपना नाम भी लिखोगे, क्योंकि आपके घर में आप अकेले तो नहीं रहते ना, तो इसका मतलब है कि आप अपना नेम भी लिखोगे, यानी कि एग्जैक्टली बताओगे कि आप कौन हो, कि घर के अगर लेटर पहुंच जाए तो वो लेटर किस शख्स को मिलना चाहिए। तो ये 4 लफ्ज हैं, अगर आप इन अल्फाजों का इस्तेमाल करो तो पता बड़ा हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए आप लिखो कि भाई सिटी लाहौर, फिर आप लिखो उसमें मोहल्ला या टाउन लिख दो जौहर टाउन, ठीक है जी। फिर उसके अंदर आप अपना घर नंबर लिखो 773, फिर उसके बाद आप लिखो अपना नेम। तो नंबर लिखने पर ये पता बहुत आसान होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आपका फोन नंबर, यानी अगर आप किसी को कहो कि यार मुझे फोन कर लेना, मेरा नाम अहमद है, और वो अब फोन पर अहमद लिख के कॉल करे तो वो आप तक नहीं पहुंचने वाली। लेकिन अगर आप उसको कहो कि मेरा नंबर है 0300123456, ठीक है, आप उसे नंबर बता दो एग्जैक्टली, तो वो एग्जैक्ट नंबर जब डायल होगा तो आप तक ही रिंगटोन पहुंचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स आर मोर प्रेफर्ड ओवर द वर्ड्स, यानी बजाय इसके कि पूरी एक मालूमात लिखी जाए, उस मालूमात की बजाय नंबर लिखना ज्यादा बेहतर रहता है। यही बात हमने एटम के मामले में भी करनी है। अब एटम में कौन रहता है जिसका पता चाहिए, तो एटम में रहता है इलेक्ट्रॉन। अब तसव्वुर करो कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ये रहा वो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन का पता आपने बताना है। अब ये कहाँ रहता है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका जो सिटी है, मिसाल के तौर पर वो है तीसरा शेल, ठीक है, तीसरा शेल उसका सिटी है, और उसका मोहल्ला क्या है। अब सिटी शेल, अब शेल के अंदर क्या होता है, जो सिटी के अंदर मोहल्ला, तो शेल के अंदर सब शेल, तो हम कह देते हैं कि वो पी में रहता है, ठीक है। तो ये पी, अब पी एक वर्ड की तरह है, लेकिन पी को एक नंबर भी देंगे, और ये जो नंबर होगा ये एक खास नंबर होगा। फिलहाल मैं आपको लिख देता हूं कि पी का मतलब है 1, तो हम पी की जगह पर 1 लिख लेते हैं। तो पहला नंबर कौन सा हुआ, जो हमने तीसरा शेल यानी एम शेल की जगह पर दिया, तो एम की जगह 3 लिख दिया, और यानी तीसरा शेल, और पी की जगह पर 1 लिख दिया। और फिर अब जाहिर सी बात है आप अपना घर का नंबर बता रहे हो। अब जब घर का नंबर बता रहे हो तो जाहिर सी बात है घर के नंबर में क्या होगा, घर के नंबर में कोई नंबर होगा। लेकिन फिलहाल हम ये अभी जो बताकर आए हैं कि पी के अंदर पी एक्स, पी वाई, पी जी को हमने डी जनरेट ऑर्बिटल कहा था, तो आप डी जनरेट ऑर्बिटल की कहानी बताओगे कि पी में पी एक्स में रहते हैं। अब पी एक्स का मतलब हो सकता है -1, ठीक है, यहां प्लस माइनस भी चलेगा। तो ये आपके पास 3 नंबर हो गए, और फिर उसके बाद आखिर में अपना नाम बताओगे, यानी कि ये घर में इलेक्ट्रॉन रहता है, और कौन सा इलेक्ट्रॉन। आपको सर एक घर में कई इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक घर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन का एक नंबर होता है, एक का +½ होता है और एक का -½ ये उनकी स्पिन के एतबार से होता है। तो हम यहां पर कहेंगे कि वो +½ है। तो अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि कुछ नंबर हैं। अब नंबर को दोबारा मैं नोट करवाता हूं। देखो भाई, नंबर को नोट यूं करो, जो अभी मैंने लिखे हैं 3, 1, -1, ये सारे के सारे यहां पर लिखे हैं, यानी 1, -1, ठीक है, फिर उसके बाद +½ अब इस तरह से टोटल नंबर्स की तादाद कितनी हुई, टोटल नंबर की तादाद हुई 1, फिर 2, फिर 3 और ये 4, यानी ये 4 नंबर हैं। अब इन चारों नंबर को हमने कहना शुरू कर दिया ये वो खास नंबर हैं, अगर आप इनको जान लो तो आप इलेक्ट्रॉन का पता बिल्कुल अच्छे तरीके से बता सकते हो। हम इनको बिल तरतीब कहते हैं n, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। दूसरा जो है उसका नाम होगा l का मतलब होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर उसके बाद होगा m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और आखिरी वाला होगा s मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं, अभी इतना शायद आपको समझ ना आया हो, पर इतना जरूर समझ में आ गया कि ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है, डीजेनेट ऑर्बिटल क्या है, ये वो है जो इलेक्ट्रॉन का पता है। और जो आखिर में मैंने लिखा कि s या फिर स्पिन या फिर +½ वो ये बता रहा है कि पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सा है जो घर में रहता है, क्योंकि एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अच्छा, अब ये सारी मालूमात को इकट्ठा करो, अपने दिमाग में रखो, और फिर चलो आगे। अब आपको समझना काफी हद तक आसान हो जाएगा। तो यहां तक तो अब आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया
एक दो दफा देखो, अगर फिर भी मिसकॉन्सेप्शन है तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को जोड़ते हैं अपने बाकी सारे टॉपिक के साथ, इंशाल्लाह आपको यहीं पर ही सारा मजीद जो नहीं भी आया वो क्लियर होता चला जाएगा। तो देखो भाई, सबसे पहले जैसे मैंने अभी जिक्र किया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, तो मैंने कहा कि श्रोडिंगर ने 3 क्वांटम नंबर का इस्तेमाल किया, जिसमें यह समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, यानी उसका शहर, उसका मोहल्ला और उसका एक्चुअल घर, ठीक है। तो उसने इन तीनों का इस्तेमाल किया और इनको हम बिल तरतीब बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। तो दोनों तरह आप बोल सकते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और इनको हम बिलतरतीब n से और l से शो करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसको m से शो करते हैं। और इन तीनों को बिलतरतीब तकरीबन ये साइज, शेप और ओरिएंटेशन बताते हैं। तो ये था जी श्रोडिंगर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि उसने किस तरीके से पुराने यानी कि क्लासिकल नॉलेज को एक नए नॉलेज में तब्दील कर दिया। अच्छा जी, तो पहला क्वांटम नंबर अब हम पढ़ते हैं तफसील से कि हमारी बुक इसमें क्या लिखती है। तो सबसे पहले लिखता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आप याद करते जाओ बस, इसके जो सिंबल है वो क्या है, n है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 2 3 अभी बताया पहले शेल के लिए, यानी k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। इसके जो शेल्स हैं वो फिर k l m n जैसे अभी बताया होते हैं। और डिस्क्राइब्स, ये आप अच्छी तरह याद करना है, ये चीजें आपके एमसीक्यूज में आएंगी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता सकता है। इट कैन टेल अस द साइज, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, के साइज कैसा होगा ऑर्बिटल का और उसमें एनर्जी कैसी होगी। अच्छा, अब वो कहते हैं n का मतलब ये भी है बिगर ऑर्बिटल, यानी अगर n बड़ा होगा तो इसका मतलब ऑर्बिटल भी बड़ा होगा। और इलेक्ट्रॉन इज फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, और जो जितना n की वैल्यू बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है k l m n उसी हिसाब से वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन हैज मोर एनर्जी एंड इज लेस टाइटली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन दूर वाले ऑर्बिटल में होगा तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा। मैंने इनको तकरीबन पॉइंट बनाकर लिख दिया है। अगर आपको लगता है कि भाई ये जो है ना क्या कहते हैं हम ऐसे नहीं लिखना चाहते, तो आप इन तीनों को एक ही पैराग्राफ में लिख दो, इस तरह भी आपका काम हो जाएगा। बट ये कि आसानी की खातिर ऐसे लिखना बेहतर है। अब साथ साथ चूंकि ये नंबर हमें शेल के बारे में बताता है, तो शेल की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, जहां डेफिनेशन लिखी है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और जहां मैं ज्यादातर येलो मार्किंग करता हूं तो वो आपके एमसीक्यूज वगैरह के हद तक इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, अब आता है द कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल विद द सेम वैल्यू ऑफ n इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन शेल। अब थोड़ी सी तारीफ ये जरा टेक्निकल हो गई है। वैसे तो हम ये कहते थे कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर घूमते हैं उस रास्ते को शेल कहते हैं, ये तारीफ भी ठीक है। लेकिन यहां पर तारीफ थोड़ी उसने बदल दी। उसने कहा कि ऐसा शेल एक ऐसा रास्ता है जो कि कलेक्शन है, वो अकेला नहीं है। उसमें हो सकता है sp हो, उसमें हो सकता है spd हो, उसमें हो सकता है spdf की कलेक्शन हो, तो वो कलेक्शन है एक्चुअली, ठीक है। और spdf को क्या नाम दिया था हमने, ऑर्बिटल को, यानी ऑर्बिटल के हिसाब से हमने इसको नाम दिया था। तो आप सोच रहे थे शेल मतलब ऑर्बिट, और ऑर्बिट में क्या है, ऑर्बिटल्स, तो शेल में क्या है, ऑर्बिटल्स। तो वो कह रहा है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स का मजमुआ शेल कहलाता है। तो ये इसका मतलब हुआ। फिर लिखते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द 2n² फार्मूला। अब एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो इस फार्मूला से आप जज कर सकते हो। जैसे किस तरीके से, मैं आपको बताता हूं। सपोज करो कि मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूं। मैंने अभी कहा कि के शेल जो होता है ना उसको हम n1 लेते हैं, मतलब के का नंबर, क्वांटम नंबर 1 है। तो अगर मैं कहूं कि के में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो बड़ा इजी होगा। वो कैसे, देखो आप यूं सोचो, ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है, ठीक है, और इस फार्मूले के साथ n की वैल्यू लगानी है। देखो 2n², अब n की जगह वैल्यू लगाओ 1, तो ये बन गया 2 1² या 1 की पावर 2। तो बात यहां पर है कि 1² इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। ये जो 2 है ना, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मौजूद होंगे किसके अंदर, के शेल के अंदर, ठीक है। तो ये आपने एहतियात से बात समझी। अच्छा, इसी के बाद हम कुछ और समझते हैं।
n की जगह अब के बार लगाएंगे 4, ठीक है, तो लगाओ भाई 2 और n की जगह 4 स्क्वायर, 4 4 जा 16, यानी 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। तो ये देखा जी, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कहां पर हैं, फोर्थ यानी एन शेल में, जिसका क्वांटम नंबर 4 है। तो अगर आपको क्वांटम नंबर पता होगा तो क्वांटम नंबर के पता होने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी निकाल सकते हो। तो देखा, इतना सा था ये मामला, ठीक है, जो इतना मुश्किल आई थिंक आपको अब नहीं लगेगा, बट उम्मीद करता हूं कि आपको इस समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, यहां तक हम पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं, लेकिन जो मैंने शुरू में आपको इंपॉर्टेंट तरीन इंफॉर्मेशन दे दी थी, वो इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा अहम रहेगी कि अगर आप उसकी बिना पर बाकी टॉपिक को रीड भी कर लोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लग जाएगा। ठीक है जी, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।